हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखर और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों वेलकम है। तो गाइस आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 पढ़ेंगे विकास। इसके हम सभी MCQ करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 जो है, इकोनॉमिक्स में जो अपना चैप्टर 1 है, SST से स्टार्ट करेंगे और फिर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। सभी के हम हर चैप्टर के MCQs करेंगे, ठीक है। हर चैप्टर के MCQs करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, तुक्का लगाना भी सीखेंगे। क्या? तुक्का लगाना भी सीखेंगे, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुक्का लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मनोविज्ञान का खेल होता है, ठीक है। मनोविज्ञान का खेल होता है सब। और उसके अलावा दोस्तों हम एक और चीज़ सीखेंगे यहाँ पर है इस चैनल में। वो सीखेंगे क्या? आपको मोटिवेशन वीडियो मिलेंगे यहाँ पर, ओके। उसके अलावा एक और चीज़ मिलेगी आपको, वो है नोट्स, ठीक है। नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। और सर एक तो मेन चीज़ है क्या कि MCQ सभी प्रकार के आप यहाँ पर मिलेंगे आपको। आप सभी प्रकार के MCQ यहाँ पर पा सकते हैं, ओके। हर एक प्रकार का MCQ आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, ओके। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्या है क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, ठीक है। जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या सूचित करता है? एक ऑप्शन दिया है 7 वर्ष और उससे उससे आयु के लोगों की साक्षर संख्या, मतलब 7 वर्ष, जो 7 वर्ष के लोग हैं उनके साक्षर संख्या, ठीक है। साक्षर संख्या या क्या यह प्रदर्शित करता है या फिर और कुछ, ठीक है। तो हम पेन बदल लेते, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है ये वाला, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। यह है तीसरा ऑप्शन, स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या। चौथा ऑप्शन है एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या। तो पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर पूछ रहा है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर में तो मृत्यु की बात आए, ठीक है। स्कूल जाने वालों के बच्चों की संख्या, क्या ये सही होगा? ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। ये भी नहीं सही होगा, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें भी बच्चों के मरने की कोई बात ही नहीं हो रही है। और एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, इसमें भी मरने की बात नहीं हो रही है। भाई मरने की बात नहीं हो रही है तो आंसर कहाँ से आ जाएगा? और इसमें देखते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों, कौन से मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर, ठीक। इस डेफिनेशन से भी आप समझ लीजिए। और एक डेफिनेशन, हाँ, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दी गई है, उसको भी देख लीजिएगा। क्या है डेफिनेशन, देख लीजिएगा। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको दी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ओके। तो उसको भी आपको देख लेना है, बच्चों का अनुपात, ठीक है। तो क्या है, एक हमने डेफिनेशन भी सीख ली यहाँ पर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर वह होता है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष या उससे कम आयु में मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। समझ गए? जी हाँ, समझ गए। हाँ, तो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे ले जाते हैं अपने टॉपिक को। तो जी हाँ गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ये हो जाएगा सही, ठीक है। जिस पे हमने ये सन लगाया है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अब, या दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के विकास, क्या लिखा है? किसी देश के विकास का प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जो किसी देश का विकास होता है, विकास, ठीक है, क्या होता है? विकास, उसे प्रायः किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो निर्धारित किया जाता है, उसका आधार बताना है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आप संवादी में लेंगे।
तो पहला है औसत साक्षरता दर, क्या है औसत साक्षरता दर, दूसरा है लोगों का स्वास्थ्य स्तर, मतलब तीसरा लोगों का स्वास्थ्य स्तर, और पहला है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का प्रायः, तो विकास, ठीक है, विकास को प्रायः किस चीज़ पे देखेंगे, प्रायः हमें प्रति व्यक्ति आय पर इसे देखना पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय पर। ओके, किसी एक अगर निश्चित व्यक्ति की बात होगी तो इन तीनों को देखा जाएगा, पहले दूसरे और तीसरे तीनों ऑप्शन उसको देखा जाएगा। पर अगर देश की बात हो रही है तो, अगर देश की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्या प्रति व्यक्ति आय। ओके, क्या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिएगा प्रति व्यक्ति आय पर हमने लगा दिया है, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय, क्या है किसी देश की राष्ट्रीय आय, क्या दिया गया है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। आपको ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, किसी देश की जो आय है उसको हम भाग देंगे कुल जनसंख्या में से, किस में से, कुल जनसंख्या में से, ठीक, कुल जनसंख्या में से भाग देंगे। राष्ट्रीय आय को अगर आप कुल जनसंख्या में से भाग देंगे तो आपको औसत आय मिलती है, क्या मिलती है, औसत आय। ठीक है, पर औसत आय से इसमें कहीं पर ऑप्शन में है, जी नहीं, ये तो दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन है यार, ये औसत आय मिलती है और औसत आय ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे देखते हैं। जो औसत आय है, क्या औसत आय, जो औसत आय है उसे आप एक और नाम से जानते हैं प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्या ये ऑप्शन में है, देखते हैं, जी हाँ ये ऑप्शन में है, और पहला ही ऑप्शन क्या है, प्रति व्यक्ति आय का है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका प्रति व्यक्ति आय का है, तो प्रति व्यक्ति आय का पहला ही ऑप्शन है, तो उसको हम लाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का हो गया आंसर। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का ऑप्शन हो गया, उस पर हमने टिक लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो निम्नलिखित में से इनको गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन बताना है, तो वन है ऑप्शन में आपका, दूसरा है जल, और तीसरा है खनिज तेल। ठीक, क्या है खनिज तेल, और एक और ऑप्शन है वायु ऊर्जा। तो इसका आंसर हमें बताना है, ये तो रटा होना चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या है, गैर नवीकरणीय, या गैर नवीकरणीय को आप एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो नाम, तो गैर नवीकरणीय को हम अनवीकरणीय के नाम से जानते हैं, मतलब जो नए ना किए जा सकें, क्या जो नए ना किए जा सकें। ठीक है, जो नए ना किए जा सकें। ठीक है, तो नए कौन नहीं किए जा सकते हैं, वन नए किए जा सकते हैं, ज़रूर किए जा सकते हैं भाई, वन पौधे लगते हैं हमारे, क्या लगते हैं हमारे, पौधे लगते हैं हमारे, और पौधे से तो वन तो बचेगा ही बचेगा, क्या बचेगा ही बचेगा, वन बचेगा ही अपना बचेगा, जो ये वन है वो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, वन बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो ये गैर नवीकरणीय है नहीं, ये नवीकरणीय हो जाता है। जल भी यार कितना है अपन के पास, जल तो बहुत है। ठीक है, जल को भी हम उसी में ले लेते हैं। ठीक है, जल भी हमारे पास इतना है कि हम काफ़ी यूज कर सकते हैं, यूज करने के लिए हमारे पास काफ़ी जल है। ठीक है, जो जल है वो काफ़ी है हमारे पास यूज करने के लिए भी। और उसके बाद देखते हैं खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल को मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, ठीक, खनिज तेल को मैं रोक रहा हूँ, पहले मैं वायु ऊर्जा को देख लेता हूँ। वायु ऊर्जा, ठीक है, जो मतलब वायु से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वायु ऊर्जा इसको मैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है वायु ऊर्जा। ये देखो, जो सूर्य है, क्या जो सूर्य है, ये जो सूर्य है इसका जो ये प्रकाश है, ये क्या कभी ख़त्म हो सकता है, वायु ऊर्जा का उदाहरण है। सौर ऊर्जा भी एक वायु ऊर्जा का उदाहरण है। उसके अलावा जो O2 है, O2 जानते हो, ऑक्सीजन, जो आपकी ऑक्सीजन है, क्या वो कभी ख़त्म हो सकती है, नहीं, तो वो नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय कहाँ है। तो बचा कौन, खनिज तेल बचा, बचा कि नहीं बचा, क्या बचा, खनिज तेल बचा। अरे यार लिखेंगे नहीं, ये लिखा है खनिज तेल, एक खनिज तेल बचा। खनिज तेल अनवीकरणीय कि नवीकरणीय, या जो पेट्रोलियम है वो कम तो है अपनी पृथ्वी में, कहाँ है ज़्यादा, तो वो गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कौन सा, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ओके, थर्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ठीक है, क्या है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देश हैं उनके विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ठीक है, तो एक है संसाधन। ठीक है, संसाधन पहला ऑप्शन। विकास की तुलना करना है तो औसत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय, यार प्रति व्यक्ति आय सीधे क्यों मैंने कहा इस आंसर को मैं क्यों जल्दी करा रहा हूँ। देखिए, संसाधन न संख्या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शन थे आपके पास। एक तो क्या था, संसाधन था, और दूसरा न संख्या था, दूसरा औसत, तीसरा औसत आया था। विकास की तुलना हो रही है, उसमें रुपए की तो बात होगी ही होगी। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो हट गया। ठीक है, और न संख्या भी हट गई और संसाधन भी हट गया, क्योंकि आय की बात हो रही है, तो आय मेन आंसर है। ठीक है, जब तक आय है तब तक कोई दूसरा आंसर नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीडीपी का क्या अर्थ है। जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। अरे नीचे लगना चाहिए था, सकल घरेलू उत्पाद पे लगना चाहिए था, आप समझ जाइएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी का फुल फॉर्म ये होता है, अब आपने जीडीपी की डिफिनेशन पढ़ी होगी, किसी देशी या विदेशी कंपनी द्वारा किसी देश की सीमा के अंदर जो उत्पाद होते हैं उन्हें सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ओके, ये सिंपलेस्ट डिफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तक की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन दिया गया है। मैं मार्कर ले लेता हूँ, तब तक आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। अरे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक, क्या मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। भारत से अधिक मानव विकास सूचकांक किसका है। इसमें से श्रीलंका का है। किसका है, श्रीलंका का। इसमें कोई बताने वाली समझाने वाली बात ही नहीं है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है। ये भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसमें केरल है, आप याद कर लीजिए। क्या है, केरल, मतलब सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक किसी राज्य का है तो वो केरल है। ठीक है, इसमें भी कोई समझाने वाली बात नहीं थी। हाँ, तो हाँ, यह आते हैं यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधारभूत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि यूएनडीपी और विश्व बैंक में डिफरेंस है। ठीक है, विश्व बैंक सिर्फ आय को मानती है। ठीक है, और यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी, ठीक है, वह इन सभी चीज़ों को मानता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया था, उसको आप इस समय गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि यूएनडीपी जो है वो सिर्फ वो तीनों को मानती है, बट जो आपकी विश्व बैंक है वह सिर्फ और सिर्फ आय को मानती है। ठीक है, तो ये तो तीनों को मानती है, तो आप उपरोक्त सभी में आंसर लगाएंगे। क्या, चौथे नंबर का आंसर आपका सही है। ठीक है, टेक्निकल इशू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, उसको देखते हैं। ठीक है, तब तक उसको देख लेते हैं और वो क्वेश्चन बाद में देख लेंगे भी। केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि केरल जो है उसकी शिशु मृत्यु दर कम है। केरल सबसे आगे है ना, हमने आपको बताया था, उनकी सब साक्षरता दर भी अधिक है, स्वच्छ भी, मतलब स्वास्थ्य दर भी उनकी अधिक है। ठीक है, तो और इसी कारण उनकी शिशु मृत्यु दर कम है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो शिशु मृत्यु दर कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, होगा इसका। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा किए जा सकते हैं। तो हमारे समाज में तो लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं द्वारा, ठीक है, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं द्वारा इन विकास के लक्ष्यों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक, विभिन्न वर्गों में हमारे समाज के। ओके, कैसे आप समझ सकते हैं वो। ऑप्शन देखिए क्या है, हिंसक प्रदर्शन नामुमकिन, आतंकवाद नामुमकिन, शक्ति नहीं दिखा सकते आप किसी पर। आंसर आ गया चौथा, जब 3 गलत तो चौथा आंसर। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरला, मैंने बताया है यार, केरल। ठीक है, केरल हर मामले में, इस चैप्टर में केरल सर्वोपरि है। ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, एक जो क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया था उसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। उसमें क्या कहा है, किसी देश की जो यार प्रति व्यक्ति आय है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है या औसत आय, इसको औसत आय भी कहते हैं, वो कैसे निकाली जाती है। तो आपने पढ़ा ना, राष्ट्रीय आय, और एक ही क्वेश्चन था लगभग,
राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाली जाती है। बस वही था क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा छूट गया था। ओके, हो गया वीडियो पूरा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार एक चीज़ है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना यार, ठीक है यार, प्लीज़, ठीक है। क्या लाइक करना है आपको? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और काम करना है, शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए यार प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के MCQs के साथ।